हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स रीड विद आभा शर्मा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है और एक और नई चीज़ जो आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं कि रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, उसे इक्वेशन फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी तरह के होते हैं, यानी बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली जो 10th क्लास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करेंगे तो मेनली 4 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर 1 आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एडिशन, यानी किसी भी चीज़ को कंबाइन करना या ऐड करना। सेकंड आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटा के रिप्लेस करके किसी और को वहाँ पे ऐड करना, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, डिकम्पोज का मीन्स ब्रेक डाउन, यानी जब कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल अपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आता है कंबक्शन रिएक्शन। हमेशा याद रखना, कंबक्शन में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। अगर आप विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट एयर कार्बन को बर्न करोगे तो हम उसे कंबक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ओके, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम जनरली समझने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे अभी हमने कहा था कि इसमें 2 चीज़ों का या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही होंगी, लेकिन कम से कम 2 होंगी, क्योंकि एक अकेली चीज़ कैसे जुड़ेगी आप समझ सकते हैं। तो कम से कम 2 होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ हमने डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की है। यहाँ आपको 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, या 2 एटम भी हो सकते हैं, 2 कंपाउंड भी हो सकते हैं। ओके, वो दोनों जैसे ए और बी, वो दोनों आपस में ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसे हमने ए बी, यानी अब एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पे, आफ्टर रिएक्शन जो आपका ए बी कंपाउंड होगा उसमें एक अलग ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। ए की कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी, बी की कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन अब जो ये कंबाइन करके ए बी बन चुका है इसकी कुछ और ही नई प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, इसके बाद सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में हमने अभी वो बताया था कि यहाँ ब्रेक डाउन होगा, तो आप इसे एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, 2 मॉलिक्यूल ऐड होके एक प्रोडक्ट बने थे। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक प्रोडक्ट जो है, यानी कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई भी बड़ा आपका कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होगा अपने जिन पार्ट्स से मिलकर वो बना हुआ है। जैसे यहाँ NaCl है, NaCl को जब हम डिकम्पोज करें या ब्रेक डाउन करें तो ये 2 अलग आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ और Cl-। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंबक्शन। जैसे अभी हमने चर्चा की थी, जब कार्बन को हम, ये नोट डाउन कर लीजिए आप कहीं भी अपनी कॉपी में या अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए बात कि कंबक्शन हम तभी कहेंगे उस रिएक्शन को जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। ओके, तो यहाँ जैसे रिएक्शन के थ्रू समझाया गया है, जैसे कोई भी कार्बन एटम है, आप CH ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, या फिर C2H6 ले लीजिए, उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपका CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में चर्चा अभी मैं थोड़ी देर बात करूँगी। पहले डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपना जो प्लेस है उसे चेंज करके दूसरे मॉलिक्यूल की जगह पे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं या चले जाते हैं, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ हमारा एग्जाम्पल है AgNO3। हमने एक आपका कंपाउंड लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इसकी रिएक्शन NaCl से कराते हैं तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ आप देखिए जो NaCl था उससे जो क्लोरीन है वो किसके पास सब्स्टिट्यूट हो गया, आपका Ag के पास, यानी Ag आपका Cl के पास चला गया और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के पास चला गया। तो आपका जो अब प्रोडक्ट होगा वो होगा AgCl प्लस NaNO3, यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन बनता है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। देखिए, रिएक्शन और इक्वेशन एक ही है बट उन्हें लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर हम वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी जो भी कंपाउंड हम उस रिएक्शन में ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट वहाँ बन रहा है, अगर हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं, उसकी वर्ड फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं ओनली रिएक्शन। लेकिन जब उसे फॉर्मुलाइज्ड किया जाता है या उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखा जाता है तो उसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है इक्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ अगर मैं कहूँ सोडियम प्लस क्लोरीन इट गिव्स टू सोडियम क्लोराइड, तो ये होगी आपकी रिएक्शन। लेकिन जब हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखेंगे, जैसे सोडियम का फॉर्मूला आपका होता है Na, क्लोरीन का Cl2 और इससे बनेगा आपका NaCl। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि जो रिएक्शन है उसमें आपने देखा होगा कहीं मॉलिक्यूल्स को हम जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट्स में लिखते हैं तो फॉर्मूले में जो सबस्क्रिप्ट लगाई जाती है, कहीं 2 होता है, कहीं 3 होता है, कहीं 5 होता है, जैसे PCl5, O3, O2। तो ये हम क्यों लगाते हैं, इसके पीछे रीज़न है कि इसका मतलब है जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे H2 है तो H2 का मतलब है हाइड्रोजन जो है वो H2 फॉर्म में ही, यानी वो डाई एटॉमिक है, उसके 2 एटम एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिए हैं, Br2, I2, N2, Cl2, H2, O2, F2, ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ ट्राई एटॉमिक भी होते हैं, यानी उसमें 3 एटम्स एक साथ होंगे, जैसे O3 ओजोन है, N3 नाइट्रोजन है। तो ये उसके एटॉमिक पार्ट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और, जब केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो हमेशा याद रखना लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी, यानी जो एरो बना होता है, एरो के लेफ़्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी आपकी कहलाती हैं रिएक्टेंट, यानी उन्होंने रिएक्ट किया है। और एरो के राइट हैंड साइड पे जो भी कुछ लिखा जाता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद राइटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो या कोई भी हमसे कहे रिएक्शन बोल के कि हमें उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, हमें उसे केमिकली फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, यही हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए 3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ओके, यानी जैसे कोई भी इक्वेशन है, आपसे कहा गया एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइंड करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसका मतलब है आपको पहले उस क्वेश्चन पे ये ध्यान देना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है।
जिसके साथ रिएक्ट होगा वो होंगे आपके रिएक्टेंट, और जो बनेगा, जो फॉर्म होगा, वो होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन में यही डिसाइड करना है कि आपके रिएक्टेंट क्या हैं और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट को आप एरो के लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज कीजिए और प्रोडक्ट को आप राइट हैंड साइड पर अरेंज करिए। इतना हो जाएगा। उसके बाद जब हम उसे वर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो अब उन्हें फॉर्मुलाइज्ड करेंगे, यानी सेकेंड रूल कहता है कन्वर्ट द केमिकल नेम्स इनटू केमिकल फार्मूला एंड राइट द स्टेट सिंबल, यानी जो उसका स्टेट है, जो उसका सिंबल है, जो उसका फार्मूला है, हमें वो लिखना है। जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन लिया था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फार्मूला होता है Al, तो हमने यहाँ उसका फार्मूला रिप्लेस कर दिया। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड में Fe2O3, ये फार्मूलेज आप कहोगे कि हमें ये फार्मूला कैसे पता चलेगा किसका क्या है, तो ये सारी चीज़ें फार्मूला बनाना आप लोग 9th में पढ़ के आ रहे हो। जिस किसी को फार्मूला बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, वो एक बार 9th क्लास का जो सिलेबस है उसे रिवाइज़ कर ले अच्छे से, उसमें आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ फार्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों रिएक्ट होके आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है हम वो लिखेंगे Al2O3। नेक्स्ट आपका जब इतना हो जाएगा तो आपका कुछ तो बचेगा रिएक्शन में, यानी एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड जुड़ गया, क्या बचा? आयरन। तो आयरन आपका उसमें क्या होगा? अलग हो जाएगा, यानी वहाँ से वो रिप्लेस हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़, यहाँ तक तो था सिर्फ केमिकल इक्वेशन को फॉर्मुलाइज्ड करना। नेक्स्ट स्टेप आता है बैलेंसिंग, यानी जो हमने वह इक्वेशन लिखी है हम ये चेक करते हैं क्या वो बैलेंस है। बैलेंसिंग क्या होती है? किसी भी इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है अगर वो इक्वल है तो हम उसे कहते हैं कि हमारी रिएक्शन या हमारी इक्वेशन बैलेंस है। जैसे अब हमें मास का कैसे पता चलेगा? मास का पता करने के लिए हमें दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स को ये लेना है, एटम्स को लेना है कि कहाँ कितने मॉलिक्यूल और एटम हैं। ओके, तो हमें अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपका बैलेंसिंग, कि हम केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट रूल कहता है आपका डिटरमाइन द करेक्ट फार्मूला, जो आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था। सबसे पहले आपको उसका फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, वो आपको फार्मूला सही लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। उसके बाद जब आप इतना कर लोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो नंबर्स हैं उन्हें आप अलग अलग कर लीजिए, यानी नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट के कितने हैं राइट हैंड साइड पे, यानी रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। जब आप इतना कर लोगे इसके बाद हमें सबसे पहले बैलेंस करना है। हमें ये देखना है कि इसके लिए एक चीज़ और याद रखना, हमेशा सबसे पहले हम नंबर इक्वल करते हैं मेटल का, आफ्टर देन नॉन मेटल। जब नॉन मेटल के नंबर इक्वल हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद आप जब दोनों साइड में सारे एटम्स के नंबर इक्वल हो जाएंगे उसके बाद हम उसे कहेंगे कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है। एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए कि उसकी सबस्क्रिप्ट्स कभी भी चेंज नहीं होती। हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसके सबस्क्रिप्ट में कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, यानी वहाँ उसके नंबर को चेंज नहीं किया जाता। अगर O2 है तो वहाँ O2 ही रहेगा, हम उसमें O3 नहीं करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है C3H8 + O2
इट गिव्स टू H2O प्लस CO2। हमें इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है, यानी इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहले आप यही देख लीजिए हमारे, यानी यहाँ तो सिंपली आपको वर्ड रूट दे रखा है तो आपको बनाना ही नहीं है, सिर्फ आपको नंबर काउंट करने हैं कि राइट हैंड साइड में। अब आपको देखिए यहाँ कोई मेटल है नहीं, हमें कोई मेटल नज़र नहीं आ रही है। नॉन मेटल है कार्बन। सबसे पहले आप कार्बन देखिए राइट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट में अगर हम कार्बन देखें तो यहाँ कितना है C3, यानी 3 कार्बन है। और हम राइट हैंड साइड में देखें तो CO2 यानी 2 कार्बन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप दोनों को सेपरेट आउट कर लीजिए। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड की लिखने हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, सॉरी रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट में आपको देखिए यहाँ पे कार्बन के 3 एटम हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, ऑक्सीजन के, जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो 2 हैं। ओके, इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं हाइड्रोजन के आपके 2 हैं, यहाँ भी कार्बन के 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है, यानी कार्बन के 3 हैं तो हमें यहाँ भी कितने करने हैं, 3 करने हैं। कैसे करेंगे, हम आगे उस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना हो गया। इसके बाद अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करनी है और ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। हाइड्रोजन यहाँ 8 है तो हमें यहाँ भी 8 करने हैं। हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। हम क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। इसके बाद अब बात आती है ऑक्सीजन। जब हम पूरी रिएक्शन में देखेंगे तो अब ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं और यहाँ 4 + 3 × 2 = 6, यानी ये हो गया हमारे पास 10 ऑक्सीजन। तो अब हमारे पास 2 हैं, हमें 2 से 10 में कन्वर्ट करना है। क्या करें, हम 5 से उसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऑक्सीजन के आगे हम 5 ऐड कर देंगे। अब हम देखें कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन दोनों साइड 10, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गए। फाइनली हमारी जो बैलेंस होने के बाद इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, C3H8 + 5O2 इट गिव्स टू 4H2O + 3CO2। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है। हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है साथ के साथ बगल में, इसे सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, एक नया मेथड है। मैं अभी बताऊंगी कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिंपल अगर कोई इक्वेशन है तो वो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कुछ टिपिकल इक्वेशंस भी आ जाती हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन करने में या उन्हें बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बच्चे वहाँ अटक जाते हैं। तो हम यहाँ एक नया मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन ये कुछ नया है। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, इसे ABCD मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है PCl5 + H2O इट गिव्स टू S3PO4 + HCl। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं आपको सिर्फ ABCD उनके सामने ABCD, जैसे यहाँ मैंने रेड लिखा हुआ है रेड कलर से, वैसे आपको ABCD लिख देना है। ठीक, सबसे पहले आप जो सबसे छोटा नंबर हो अब वो देखिए। यहाँ अगर हम A देखें तो A कितना है, 1 है, A की वैल्यू 1 है। अच्छा, यहाँ पे B की वैल्यू 2 हो गई, तो हम यहाँ छोटा से छोटा नंबर देखेंगे तो हम यहाँ A को 1 मान लेते हैं। किसी भी एक को आप 1 ले लीजिए। A को जब हम 1 मानेंगे तो A = 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे A की वैल्यू जब 1 है तो V की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू हमें आराम से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A PCl5 है, यहाँ पे C यानी S3PO4 यानी A और B। अब भाई PCl5 किस में कन्वर्ट हो रहा है, S3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो C की वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर है, यानी A = C कितना हो जाएगा, 1। ओके, C की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, D और B की वैल्यू निकालने के लिए हम उसमें अब देखिए यहाँ पे D की वैल्यू अगर हम निकालें तो D की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे
भाई Cl, यहाँ पे हमें करना है HCl में क्या है, हमारे पास Cl है। Cl कितने हैं यहाँ पे PCl 5 में 5, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 इंटू A, 5 इंटू A करेंगे यानी 5 इंटू 1, तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। अब लास्ट में बचता है B। पहले हमें ये देखना है कौन कौन सी चीज़ किस में है, ज़्यादा किस में है। ओके, अब B की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो B किसके बराबर है, B की वैल्यू क्या है, B क्या है H2O है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, जो किसके बराबर है 3 + 5 यानी हाफ 3 + 5, 5 किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू D की वैल्यू है, और हाफ हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई किसका, जब आप यहाँ B की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे हाफ का मल्टीप्लाई करोगे 3 + 5 में, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 3 है इधर 2 हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 4। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इन वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। A की वैल्यू 1 रख दीजिए, V की वैल्यू 4 रख दीजिए, C की वैल्यू 1 रख दीजिए और D की वैल्यू 5 रख दीजिए। आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। इतना काम आपको होमवर्क में करना है और फिर कम्प्लीटली बैलेंस करने के बाद उस रिएक्शन को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2H2 + O2 इट गिव्स टू 2H2O। यहाँ आपको नंबर देखने हैं, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं। कभी कभी क्या होता है बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाता है वो इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, सिर्फ ये कोशिश की जाती है बच्चे को जानने की कि क्या उसे बैलेंसिंग आती है या नहीं। तो इक्वेशन कभी कभी बैलेंस दी जाती है एग्ज़ाम में और सिर्फ ये पूछा जाता है इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। अगर आपको आता होगा तो आप 2 मिनट में उसे देख के पहचान लेंगे कि ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है कि इक्वेशन बैलेंस है, हमें सिर्फ काउंट करना है कितना है। यहाँ हाइड्रोजन देखें 2 × 2 4, O2 2 है। इधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे 2H2 यानी 2 × 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, आपको होमवर्क में सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। C4H10 + O2 इट गिव्स टू CO2 + H2O। अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसे बैलेंस्ड करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने अभी न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन की चर्चा की थी, या हम कह रहे थे कि न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले कहा था आपसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि एसिड और बेस जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है अपनी अपनी प्रॉपर्टी खो देना, यानी अब जो साल्ट है ना तो उसके पास एसिड की प्रॉपर्टी है, ना ही उसके पास बेस की प्रॉपर्टी है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब आपको ऐसी ही एक रिएक्शन दे रखी है जो बैलेंस करनी है। H2S + NaOH इट गिव्स टू Na2S + HOH यानी H2O। ओके, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है क्योंकि H2S ये एसिड है, NaOH बेस है और Na2S ये एक साल्ट है, साथ में वाटर बन रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए हमने अभी जब रूल्स बताए थे तो कहा था कि सबसे पहले रिएक्शन में आपको मेटल चेक करनी है कि मेटल बैलेंस है या नहीं। अब इसमें देखिए मेटल क्या है, सोडियम है। हम सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे दोनों साइड। यहाँ हम देखें सोडियम राइट हैंड साइड पे हमारे पास NaOH यानी एक है सोडियम का एटम, और राइट हैंड साइड पे यानी इसमें प्रोडक्ट में देखें तो Na2 यानी 2 सोडियम है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा
2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम सोडियम को बैलेंस्ड कर लेंगे, अब हमें नॉन मेटल बैलेंस करनी है। नॉन मेटल में हमारे पास यहाँ OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, हमारे पास हम यहाँ देखेंगे जब हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो अब हमारे पास रिएक्शन बन गई है H2S प्लस 2NaOH, इट गिव्स टू Na2S प्लस HOH। यहाँ पे अब OH यहाँ 2 हैं लेकिन यहाँ पे एक ही OH है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी बैलेंस करना है तो हमें यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जब हम HOH के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी H2S प्लस 2NaOH Na2S प्लस 2H2O या फिर 2HOH। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो अनबैलेंस्ड है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, आपको रेड कलर से इंडिकेट करके दिखाए हैं। इसके बाद सल्फ़र 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ सोडियम 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यानी दोनों साइड बैलेंस्ड है। OH यहाँ भी 2 हैं, वहाँ भी 2 हैं। इसका मतलब हमारी ये रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Na3PO4। मैंने यहाँ इसे बैलेंस करके दिखाया है शॉर्टली। जो मेथड आपको ABCD वाला मेथड समझाया गया था उसी मेथड से यहाँ पे किया गया है, लेकिन कम्प्लीटली आपको खुद करना है। Na3 ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने। Na3PO4 प्लस MgCl2 इट गिव्स टू NaCl प्लस Mg3PO4 का होल ट्वाइस। अब इसमें आपको इसी तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने हैं और उन्हें बैलेंस करना है। देखना है कि हाँ हमारे पास दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उसका बैलेंस्ड हो जाएगा। इतना समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको इतना समझ आ चुका है, यानी बैलेंसिंग अगर आपको करनी आ गई है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूं, तो आप ये बात भी मुझे कमेंट में कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।